बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे कि कौन कौन से वे प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं, सीधे उत्तरदाता से रूबरू होकर। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्ष संकलन के जो स्रोत है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अवलोकन। अवलोकन, जैसा कि आपको समझ आ रही है बात, कि किसी वस्तु को, किसी चीज़ को देखना। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, संबंधित घटना एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह कार्य व घटनाओं एवं कार्यक्रमों में आंशिक रूप से भाग लेकर या मात्र मूक दर्शक बनकर और कभी कभी उस घटना विशेष में भाग लेकर उसका अवलोकन करता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अवलोकन क्या है? तथ्य संकलन करने की एक प्रत्यक्ष स्रोत है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता विषय के अनुरूप तथ्यों का संकलन कर पाता है। इसमें हम कहेंगे कि सामाजिक जो अवलोकन की प्रक्रिया है, ये 3 प्रकार से अवलोकन किया जाता है। किसी भी घटना को देखने के 3 नज़रिए हैं। 3 नज़रिए कह सकते हैं, या यूँ कहें कि 3 प्रकार हैं जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता विषय के अनुरूप उस मेथड को यूज़ करता है और तथ्यों का संकलन करता है। इसमें पहला है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है और जाने के बाद उस घटना में जो घटित हो रही है उसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित होता है, पूर्ण रूप से भाग लेता है, या उस स्थिति में अपने अन्य साथियों जैसा ही आचरण एवं व्यवहार करता है। पहले वो ग्रुप में जाता है, जाने के बाद ग्रुप वालों के साथ, जिस भी समुदाय में उसको अध्ययन करना होता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है, धीरे धीरे उनसे परिचय बढ़ाता है, और ताकि समूह वाले उसको अपना मान ले और वो समूह को अपना माने, ऐसा लगने लगे। उस समय जाकर वो अवलोकन की प्रक्रिया को शुरू करता है। इसमें शोधकर्ता अन्य साथियों के साथ घुल मिल जाता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो सूचनाएं उसको चाहिए होती है वो धीरे धीरे उनको संग्रहित करता रहता है। लेकिन शर्त क्या रहती है कि जो जहाँ से अनुसंधान करता तथ्यों का संकलन कर रहा है, वहाँ पर उन लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए कि आउटसाइडर है और ये हमारी कुछ चीज़ों की निगरानी कर रहा है। दूसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन के लिए अपन कहेंगे कि इसमें, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कि आधी बार सहभागिता। अर्ध सहभागिता मतलब कभी घटना में भाग ले लिया और कभी घटनाओं में भाग नहीं लिया। इसमें अवलोकनकर्ता पूर्णतः भागीदार नहीं बनकर आवश्यकता अनुसार कुछ सीमा तक स्वयं भी सम्मिलित होता है घटनाओं के घटित होते समय, तथा कुछ दशाओं में वह अपने आप को उन घटनाओं से दूर भी कर लेता है ताकि वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझ सके। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको देखना होता है, उस समय वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है घटना में और दूर बैठकर उसको देखता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में सर्वेक्षणकर्ता घटनाओं अथवा कार्यक्रमों में स्वयं किसी भी स्तर पर अथवा किसी भी सीमा तक कहीं सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि वह दूर बैठकर मूक दृष्टा की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और तथ्यों का संकलन करता है। तो ये हुआ आपका अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष तथ्य संकलन क्या स्रोत। दूसरा है इंटरव्यू या साक्षात्कार। इस विधि में शोधकर्ता स्वयं सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचनाएं एकत्रित करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्षतः संपर्क करता है, उनसे विभिन्न पक्षों पर जो भी समस्या है उनके विभिन्न पक्षों पर क्या करता है, वार्तालाप करता है। कुछ जटिल समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सूचनादाताओं के विचार, मनोवृत्ति, उनकी व्यक्तिगत जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिन्हें सामान्य आंकड़ों के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गहन एवं सूक्ष्म जानकारी के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार विधि में
साक्षात्कारदाता से संबंध स्थापित करना होता है। और साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, जो सूचना एकत्रित करने गया है, वो व्यक्ति आवश्यक सूचनाओं को क्या करता है, लिखता जाता है ताकि वो भूल ना जाए, कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट ना जाए। साक्षात्कार एक तरह से एक प्रकार का वार्तालाप होता है जो अध्ययनकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य किसी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। साक्षात्कार में प्रश्नों के क्रम को बनाए रखना आवश्यक नहीं होता है, सामग्री सत्यापन संभव है, इसलिए क्रम बनाए रखे नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में से क्वेश्चन कभी कभी निकलते रहते हैं और इस तरह से अनुसंधानकर्ता क्या करता है, समूह के सदस्यों से वार्तालाप करके तथ्यों का संकलन करता है। तीसरी जो विधि है प्रत्यक्ष स्रोत संकलन की, वो है अनुसूची। अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता अपने विषय से संबंधित उत्तरदाताओं से जाकर मिलता है, उनसे प्रत्येक प्रश्न को पूछता है और पूछने के बाद साथ साथ उस अनुसूची में उन उत्तर को वो लिख लेता है। ये अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का माध्यम होती है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता घटनाओं का अवलोकन भी कर लेता है कि कहीं उत्तरदाता किसी विषय की जो जानकारी दे रहा है उसमें कहीं कोताही तो नहीं बरत रहा है, तो इस बात को वो देखता रहता है। इसलिए अनुसूची तथ्य संकलन की एक ऐसी प्रविधि मानी जाती है जो क्षेत्रीय सामग्री एकत्रित करने में अत्यधिक काम में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। अभी तक हमने प्रत्यक्ष की बात की थी जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने संपर्क स्थापित करते थे। अब हम बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत प्राथमिक स्रोत का जस्ट विपरीत है। प्राथमिक स्रोत का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसमें शोधकर्ता या व्यक्ति अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से सामग्री एकत्र नहीं करते हैं, बल्कि किसी अन्य माध्यम के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, जैसे प्रश्नावली, दूरभाष और इसके साथ साथ आकाशवाणी ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाताओं से विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हम प्रश्नावली विधि की बात करेंगे। प्रश्नावली अनुसूची की तरह ही प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन प्रश्नावली तथ्य संकलन की जो एक अप्रत्यक्ष प्रविधि है, इसका प्रयोग सामग्री एकत्र करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में शोधकर्ता सूचनादाताओं से पत्र व्यवहार के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करता है और तथ्यों का संकलन करता है। प्रश्नावली, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, प्रश्नावली भी अनुसूची की तरह प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अध्ययन किए जाने वाले विषय के संबंध में या उसके विभिन्न पक्षों के विषय में प्रश्नों को पूछा जाता है और सूचना एकत्र की जाती है। इस प्रश्नावली के लिए हम कहेंगे कि अध्ययन क्षेत्रों में डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास ये प्रश्नावली भेज दी जाती है और साथ बाद में उनके उत्तर प्राप्त होते हैं। प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने के लिए एक शर्त यह है कि उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अनुसंधानकर्ता दिए गए प्रश्नों के उत्तर भरने के लिए स्वयं नहीं होता है। इसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है। ठीक है, इसलिए इसमें शोधकर्ता का शिक्षित होना आवश्यक होता है। जब अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो, खास करके प्रश्नावली विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग कब तथ्य संकलन के लिए किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अध्ययन का क्षेत्र जब बड़ा हो, सूचनादाता बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हों तथा शिक्षित हों और समय और धन और श्रम तीनों सीमित मात्रा में हो, तब प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग तथ्य संकलन हेतु किया जाता है। मतलब एक तो क्या है, उत्तरदाता बहुत बड़े विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हो जहाँ से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना मुश्किल हो, लेकिन उत्तरदाता का क्या होना चाहिए, फिर भी शिक्षित होना जरूरी है। फिर प्रश्नावली विधि का प्रयोग और कब करते हैं हम, जब
समय सीमित हो, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड हमको मिले कि भाई इसमें आप तथ्यों का संकलन करें, या तो ये धन सीमित हो, मतलब खर्च करने के लिए जो पैसा मिलता है वो कम होता है तब, और जब काम करने वाले लोग, मैन पावर कम होती है, तब हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली विधि का प्रयोग तथ्य संकलन के लिए किया जाता है। परंतु अब लगता है कि प्रश्नावली विधि तो बहुत सरल है, इसमें तो तथ्यों का संकलन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन इस विधि का दोष ये है कि 15 से 20% प्रश्नावलियाँ ही भरकर लौटती हैं, बाकी आ ही नहीं पाती हैं, जिससे इसके द्वारा उत्तर की प्रामाणिकता की जांच करना कठिन होता है। नेक्स्ट, दूरभाष साक्षात्कार। दूरभाष साक्षात्कार की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे, पार्टन ने कहा कि दूरभाष साक्षात्कार अप्रत्यक्ष स्रोतों से तथ्य संकलन का एक साधन है। इसमें शोधकर्ता सूचनादाता से प्रत्यक्ष नहीं मिलता, बल्कि वो क्या करता है, उसके दूरभाष पर साक्षात्कार करता है, उसके फ़ोन पर उससे प्रश्नों को पूछता है। इस विधि से उन्हीं सूचनादाताओं से सामग्री एकत्र करना संभव है जो दूरभाष सेवा पर उपलब्ध हो, मानी जिनके पास फ़ोन होगा उनसे ही सूचनाओं को संकलन किया जा सकेगा। इस प्रविधि में सूचनादाता व शोधकर्ता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए उत्तरदाता, इसके खास बात यह है कि जब उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तरदाता है वो निसंकोच भाव से जो भी प्रश्न उसको पूछे जाते हैं बेझिझक उनके जवाब दे देता है। परंतु आमने सामने की स्थिति में क्या होता है, ऐसे उत्तरदाता जो है उत्तर नहीं दे पाता, पर दोनों के आमने सामने की स्थिति में नहीं होने के कारण साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, तथ्यों का संकलन तो कर पाता है, लेकिन उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज को वो नहीं देख पाता है, वास्तु स्थिति का उससे पता नहीं चल पाता है, जिससे उत्तर की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट अप्रत्यक्ष स्रोत है आकाशवाणी या टेलीविज़न पर अपील। इस विधि में आकाशवाणी के द्वारा श्रोताओं से विषय के संबंध में अपने विचार, सूचना तथा प्रतिक्रिया भेजने के लिए अपील की जाती है। जब विशाल क्षेत्र हो, सूचनादाता विशाल क्षेत्र में फैले हुए हों और एक साथ संपर्क करना संभव नहीं हो, तब आकाशवाणी के द्वारा अपील का उत्तर केवल वे श्रोतागण देते हैं जो शिक्षित हों और जो उस विषय में रुचि रखते हों, केवल वही लोग उसका उत्तर देते हैं। आकाशवाणी से या दूरदर्शन से जब प्रश्नों के अधिकतम उत्तर प्राप्त करने होते हैं तो आकाशवाणी या दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनके लिए पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। सामग्री एकत्र करने वाला शोधकर्ता या संगठन आकाशवाणी तथा टेलीविज़न के द्वारा श्रोताओं को विशेष जानकारी प्रसारित करने, तथ्यों तथा सामग्री को एकत्र करते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन है, महिलाओं की स्थिति है, और जो भी जैसे अभी कोरोना चल रहा है उसके लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, या पल्स पोलियो जब चल रहा था तो उसके लिए जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनके जिनका संबंध बड़े एरिया से होता है लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। परंतु इस कार्यक्रम में केवल वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जो अपने विचारों को, प्रश्नों के जवाबों को लिखकर भेज सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो बात की तथ्यों के प्रत्यक्ष स्रोत की और अप्रत्यक्ष स्रोत की। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं कि इस जो टॉपिक हमने आज किया है उसका कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं। पहला प्रश्न है, सामग्री के स्रोत बताइए। सामग्री के कौन कौन से स्रोत हैं ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा, प्राथमिक सामग्री की परिभाषा लिखिए।
और तीसरा प्रश्न जो है वो है सामग्री संकलन के प्राथमिक स्रोतों की बताइए। तो इस तरह से हम 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप लोग इन तीनों प्रश्नों को तैयार करेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। इससे आपको आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होंगे तो कोई घबराहट नहीं होगी, तैयारी आपकी पहले से ही शुरू हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम आपसे। धन्यवाद।